यस बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एचएमओ। किसका एचएमओ बचा है बच्चे? एचएमओ ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। तो चलो, एचएमओ ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन। तो एचएमओ ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन जो है उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें कितने एटम्स होंगे? 4। तो लेट अस से कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4। 4 एटम्स हैं। तो जो इसका HMO होगा किस फॉर्म में होगा? जो HMO, क्योंकि there are 4 atoms, so HMOs जो है that are of the form A1 Psi1 plus A2 Psi2। तो Psi1 Psi2 की जगह हम क्या ले रहे थे कि p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए A1 P1 A2 P2 plus A3 P3 एंड A4 P4। तो इस फॉर्म में HMOs होंगे इस सिस्टम के। अब आपको पता है कि इसका अगर मैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखूं, लास्ट लेक्चर में भी हमने लिखा था हर एक के लिए। अब 4 है तो क्या होगा? H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13, H14 माइनस ES14। ये हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी लिखोगे यहाँ पे H21 माइनस ES21। इस तरह से हमारे पास सेक्युलर इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। देन H22 माइनस ES22, H23 माइनस ES23, फिर H24 माइनस ES24, H31 माइनस ES31, स्मॉल कर लेते हैं इसको, H23 माइनस H32 माइनस ES32, H33 माइनस ES33, H34 माइनस ES34, then H41 minus ES41, H42 minus ES42, H43 minus ES43, H44 minus ES44। तो ये पूरा अपने पास आ गया डिटर्मिनेंट। और इसको किसके लिए बराबर पुट करना है? इधर नहीं लिख रहा हूं, इधर लिख देता हूं इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 इज अटैच्ड टू C2 एज वेल एज C4। तो H11 जो है HII दैट इज इक्वल टू अल्फा एंड HIJ इक्वल टू बताया था बीटा। कब? इफ I and J are attached directly, or if they are not attached then it is equal to 0। if I and J are not attached to each other तो वैल्यू कितनी लेनी है? 0। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास जो वैल्यू आएंगी ये कब आएगी? जब I और J अटैच नहीं है, मतलब नॉट अटैच्ड।
तो लेना है 0। तो यहां पे जब हम लिखेंगे इसका तो देखो ये अल्फा आएगा, हाँ साथ में ये ओवरलैप इंटीग्रल भी है ना, तो बचा हुआ एस आई आई दैट इज इक्वल टू 1 एंड एस आई जे इक्वल टू 0, मतलब एस आई जे मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, तब ये 0 होगा। और अगर आई और जे बराबर है, आई इक्वल टू जे है, तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। H11 क्या होगा, अल्फा, ये अल्फा S111 S221 S331 S441, और ये H22 H33 H44, ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे अल्फा। तो ये भी अल्फा माइनस सी, सेकेंड रो में अल्फा माइनस सी, थर्ड रो में ये अल्फा माइनस सी, और फोर्थ में अल्फा माइनस सी, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। और जो 1 है दैट इज अटैच टू 2 एज वेल एज 4, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, S13 तो 0 होता ही है ना, H13 जो है वो भी क्या होगा 0, तो ये होगा बीटा, ये 0 और ये भी बीटा। फिर 2 की बात करते हैं, 2 किससे अटैच है, 2 इज अटैच टू 1 एंड 3, 4 से अटैच नहीं है, तो जो 4 वाला पार्ट है उसमें 0 हो जाएगा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 जो है दैट इज अटैच टू 1 एंड 2 एंड 4, 1 के लिए 0 आएगा, 1 के लिए 0, और ये बीटा बीटा। फिर 4 वाला जो है दैट इज अटैच टू 1 एंड 3, 4 वाला 3 से भी अटैच है, 1 से भी अटैच है, और ये 0। ओके, यहां तक आई होप के सबको आता ही है, और इसको पुट कर देंगे 0। फिर क्या करेंगे, इसको पूरे को बीटा से डिवाइड करेंगे, तो बीटा से डिवाइड करेंगे, तो यहीं पे कर रहा हूं मैं इसको, बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, अल्फा माइनस ई, ठीक है, अपॉन बीटा, और ये जो बाकी टर्म है ये क्या हो जाएगा 101 101, देन ये अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, ये भी 110, यहाँ पे अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, ये भी 1, ये भी 10, और फोर्थ जो आएगी दैट इज अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 0, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वल टू 0, और यहां से अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा टेक इट एज x। अब देखो साइक्लिक सिस्टम जब भी होगा ना, तो आपको फिट कर लेना है दिमाग में कि जो अल्फा माइनस ई लिखोगे यहां पे, उसके आगे और पीछे बीटा बीटा आएगा। देखो ये 1 था तो इसके साथ 2 अटैच होगा और 4 अटैच होगा, मतलब ये टर्म उसके आगे पीछे 1 1, ये टर्म उसके आगे, यहां पीछे नहीं। देखो ये अल्फा माइनस ई जो है ये थर्ड है ना, थर्ड किससे अटैच है, देखो थर्ड अटैच है 2 एंड 4 से। ओके, तो कहीं गलती की है ना मैंने, ये 0 बीटा, हाँ तो ये होगा, अच्छा यही देख लिया, ये 0 और ये 1, आगे पीछे 1 1 आएगा। देखो अल्फा माइनस ई बीटा, इसके पीछे भी 1 और आगे भी 1, इस तरह से वी गेट द इक्वेशन। अब जो इक्वेशन आएगी बोलो, पहली इक्वेशन क्या आएगी, x1 0 1 x1 0 1
1 x 1 0 0 1 x1 1 0 1 x। अब देखो इसको निकालने के लिए आपके पास ट्रिक क्या है कि आपको पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो x होंगे, ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो x है। तो इसके रिस्पेक्ट में, डायगोनल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, तो इसके रिस्पेक्ट में जो है ये 1 और इसके पीछे भी 1 और ये 0, इसके x के आगे और पीछे 1 1 0, इस x के आगे पीछे 1 1 0, x के पीछे भी 1 आगे भी 1 0। तो इस तरह से यू कैन राइट डायरेक्टली, वहां पे आपको h11 e11 हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इस पे आ सकते हो आप और लिख दो कि x इज अल्फा माइनस e अपॉन बीटा, और वहां से e की वैल्यू जो है वो बार बार सेम आ रही है, e इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा x और x बीटा। तो ये इक्वेशन आई, इसको अब हमें एक्सपेंड करना है ना। चलो तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले x, ये x आया तो इसके रिस्पेक्ट में x1 0 1x 1 0 1x, फिर -1 ना, इवन टर्म के बाद माइनस आ जाएगा तो 1, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 0 1 1x 1 0 1x। आई होप कि कोई नया नहीं है, अगर नया है तो देख लो क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले इसके रिस्पेक्ट में किया तो x के रिस्पेक्ट में तो ये और ये टर्म जो है वो हाइड कर देते हैं, बाकी क्या बचता है x1 0 1x1 0 1x, फिर ये 1 लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये और ये हाइड कर लेते हैं, तो क्या आता है 1 0 1 1x1 0 1x, फिर ये तो 0 ही है तो वैल्यू नहीं आएगी, अगला फिर इवन नंबर है, देखो x 1 फिर 2 के में माइनस आया, फिर 3 0 है इसलिए नहीं आएगी, तो 4th आएगी तो फिर माइनस आ जाएगा, तो ये इसके ये हाइड करोगे, ये हाइड करोगे तो 1 0 1 x1 0 1x 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो x तो कॉमन आएगा, अभी इसके रिस्पेक्ट में देखो, ये x के रिस्पेक्ट में x रखोगे तो ये पूरा हाइड करोगे, x स्क्वायर माइनस 1 आएगा, फिर -1 लोगे तो क्या आएगा 1 इंटू x माइनस 0, तो x ही आएगा, तो ये आया पूरा, फिर -1 के रिस्पेक्ट में करो, -1 कॉमन, तो 1 के रिस्पेक्ट में 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1, -1 के रिस्पेक्ट में ये 0 और -1 -1। अब देखो, अब मैं ये वाला कॉलम ले रहा हूं क्योंकि 1 0 1 है ना, इसमें दो ही टर्म आएंगी, तो 1 लिया पहले, तो 1 इंटू क्या होएगा 1 -0, और इसके रिस्पेक्ट में तो 0 आएगा, तो ये फिर +1 लूंगा तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको कहीं गलती होगी तो बताते रहना है क्योंकि बड़ी टर्म है ना, तो x को मैं कॉमन रखता हूं, अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लेता हूं, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस x माइनस x, x क्यूब माइनस x माइनस x, x क्यूब माइनस x माइनस x, दूसरी टर्म x स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 x स्क्वायर -1 प्लस 1, फिर -1 1 प्लस x स्क्वायर -1,
1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 हो गया, माइनस 1 और 1 माइनस 1 0, ये आ गया। तो इस तरह से ये होगी इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स टर्म आ गई x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई, ठीक है, एट द एंड। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अब देखो x की पावर 4 है तो कितने रूट्स आएंगे? वी गेट 4 रूट्स, वी विल गेट 4 रूट्स। तो पहले तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास x आ गया 0 0, x की पावर एक्स स्क्वायर 2 0 है, तो ऑब्वियसली कोई भी टर्म का स्क्वायर 0 मतलब वो वैल्यू 0 होगी। तो दो वैल्यू जो x की वो आई 0, और यहां से एक्स स्क्वायर आ गया 4, तो x क्या आ गया? प्लस माइनस 2, x इज प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब जो वैल्यूज आई अपने पास, x1 ले लो माइनस 2, x2 एंड x3 0, और x4 जो है वो प्लस 2। इस तरह से अपने पास ये 4 x की वैल्यूज आ गई। ये मैं x1 क्यों लिखा है इसको? क्योंकि इससे जो एनर्जी आएगी लोएस्ट होगी। अब इससे हम एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि E जो है दैट इज अल्फा माइनस बीटा x। तो यहां से पहले x जो है वो मैंने पुट किया माइनस 2, x1 बोलूं या x बोल दूं उसको, माइनस 2। तो कितनी आएगी वैल्यू? x की वैल्यूज है ना ये, तो इससे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा। दैट इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ द HMO। फिर x की पावर क्या? x क्या है? 0, तो E2 जो है वो भी अल्फा, और फिर x3 भी 0 है, तो E3 भी अल्फा। दैट मीन्स ये दोनों जो है E2 और E3 उनकी एनर्जी सेम है, और ये है डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो ये डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स हैं E2 एंड E3, और x इक्वल टू 2 जो है उसके लिए एनर्जी आएगी अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, तो ये 4 एनर्जी लेवल आ गए अपने पास, जिसमें से 2 एनर्जी लेवल जो है उनकी एनर्जी सेम है। और ये कैसे हैं ऑर्बिटल? नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि इनमें कोई भी बीटा का पार्ट नहीं है, तो ये क्या हुए? नॉन बॉन्डिंग। तो लेट अस राइट एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी तो एनर्जी लेवल्स में पहला आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, दैट इज E1, और दूसरा जो लेवल है E2, दैट इज अल्फा। और इस पे 2 एनर्जी लेवल्स हैं। और E3 जो है, E4 जो है, E2 एंड E3 इक्वल है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, E2 इक्वल टू E3। ये दोनों इकट्ठे लिख देना है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, आप सीधे लिख देना E2 इक्वल टू E3। और E4 जो है वो एनर्जी लेवल आ गया अपना अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है,
इसके बीच में एनर्जी लेवल्स आएंगे अल्फा प्लस बीटा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। यहां भी अल्फा माइनस 2 बीटा, तो अल्फा माइनस 2 बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा, तो ये 4 लेवल्स हैं, E1, E2, E3 एंड E4। अब कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? ये साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम है ना, तो साइक्लोब्यूटाडाइन सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर आएंगे और इनमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से ये हो गया HMO एनर्जी लेवल्स ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन, और इससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आएगी, ये तो पाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हो गए ना, तो एनर्जी जो आएगी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, दैट इज 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है अल्फा प्लस 2 बीटा में, और एक इलेक्ट्रॉन है अल्फा लेवल पे, तो अल्फा प्लस अल्फा मतलब टोटल जो है एनर्जी आ गई 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये होगी टोटल पाई बॉन्ड एनर्जी। ये टोटल एनर्जी आई। इससे अब हम निकालेंगे डीलोकलाइजेशन एनर्जी। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी की बात करें, अगर हम इनको लोकलाइज्ड माने ये दोनों डबल बॉन्ड्स को, तो हम क्या मानेंगे कि देयर आर 2 इथाइलिन सिस्टम्स। ये 2 इथाइलिन सिस्टम्स हैं। 2 इथाइलिन सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होती है? इसकी भी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और इसकी भी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई बॉन्ड एनर्जी आई थी 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, और इसकी भी जो लोकलाइज्ड, जब अब्सेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन है, मतलब पाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड्स, इन द अब्सेंस ऑफ डीलोकलाइजेशन, तो वो भी तो टोटली है ना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा मीन्स 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो यहां से अगर मुझे डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू, बोलो, 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द HMOs माइनस एनर्जी ऑफ 2 इथाइलिन सिस्टम्स, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डीलोकलाइजेशन है उससे कोई भी स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में नहीं आ रही है, मीन्स देयर इज नो एडिशनल स्टेबिलिटी, there is no additional stability in the molecule by delocalization. डीलोकलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, और यू नो ये रिंग बिल्कुल स्मॉल है ना, तो इस वजह से और डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ नहीं रही है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होता है? दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। एंड इट इज डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई साइक्लोब्यूटाडाइन इज डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज, तो आप लिखोगे एक तो रिंग इज स्ट्रेन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज, एंगल स्ट्रेन है इसमें, वो आप पढ़ते होंगे हक्कल रूल जब किया था, रिंग एंगल स्ट्रेन है इसमें, एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री, सॉरी इसमें क्योंकि ब्यूटाडाइन सिस्टम है ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से जो एंगल है वो कितना होना चाहिए इसका?
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना तो 120 डिग्री एंगल होना चाहिए, बट इसमें एंगल कितना होगा हर एक का 90, तो देयर इज एंगल स्ट्रेन। और एट द सेम टाइम डीलोकलाइजेशन से कोई एनर्जी आ नहीं रही, मतलब एनर्जी जो है वो उसको स्टेबलाइज कर नहीं रही, आ नहीं रही मतलब रिलीज नहीं हो रही डीलोकलाइजेशन से, है ना। तो इसलिए ये जो है मॉलिक्यूल अनस्टेबल है एंड इट इज डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कि HMO कोफिशिएंट्स निकालने हैं। लेट्स से जो A1 A2 A3 निकालने ताकि वेव फंक्शन निकाल सके हम, ठीक है। तो यू नो जो सेकुलर इक्वेशंस होंगी कैसे फाइंड आउट करेंगे सेकुलर इक्वेशंस, मैंने अभी बताया था आपको कि x जब लिखोगे तो उसके आगे और पीछे 1 होगा, ये x लिखा तो इसके आगे पीछे 1 अगला 0, ये x लिखा तो इसके आगे पीछे 1 और ये 0, यहाँ x लिखा तो इसके पीछे आगे 1 ये 0, ये है सेकुलर इक्वेशन। और ये जो कोएफिशिएंट्स होंगे A1 A2 A3 A4 ये कोएफिशिएंट्स है और 0 के बराबर है ये सेकुलर डिटर्मिनेंट। तो इससे इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो A1x प्लस A2 और ये तो 0 हो जाएगा और A1x प्लस A2 प्लस A4 इक्वल टू 0। दूसरा ले लो A1 प्लस A2x देन A3 और A4 तो 0 हो जाएगा। थर्ड ले लो A1 नहीं आएगा थर्ड में क्योंकि A1 तो 0 हो जाएगा ना, A2 प्लस A3x प्लस A4 इक्वल टू 0। और फोर्थ वाली इक्वेशन क्या होगी, A1 A2 0 A3 प्लस A4x इक्वल टू 0। तो ये अपने पास सेकुलर इक्वेशंस आई अपने पास चार सेकुलर इक्वेशंस आई। अब हम क्या करते हैं, पहले psi1 फाइंड आउट करते हैं। E1 के करस्पॉन्डिंग जो ये E1 एनर्जी जो थी क्या थी, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा दैट इज psi1। अब psi1 फाइंड आउट करने के लिए हमें A1 A2 A3 A4 चाहिए, ठीक है। इससे जब x की वैल्यू क्या थी इसके लिए, E1 के लिए x की वैल्यू क्या थी -2, let us put value of x as -2 and then find out the psi1. So for x equal to -2, x की वैल्यू पुट कर दो -2a1 प्लस a2 प्लस a4 इक्वल टू 0। दूसरे में x पुट कर दो -2a1 -2a2। now it is pure mathematics, plus a3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन में a2 माइनस 2a3 प्लस a4 इक्वल टू 0 और फोर्थ में a1 प्लस a3 माइनस 2a4 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास अगेन 4 इक्वेशंस आ गई। अब इन चारों इक्वेशन को हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 a4। तो हम क्या करते हैं, पहले किसी एक डेरिवेटिव को, एक कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं। चलो इनको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं, चलो 1 2 3 एंड 4, ये 4 अपने पास इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम 1 and 2 और पहली इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करो और एंड ऐड इन 2, दूसरी इक्वेशन में ऐड कर दो तो क्या होगा, a2 अपना निकल जाएगा पूरा ना। देखो ये ऐड करेंगे अगर तो -4a1, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4a1 प्लस a1 तो कितना हो गया, -3a1, फिर ये 2a2 -2a2 0, और फिर प्लस a3 प्लस 2a4 इक्वल टू 0, ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन आने के बाद अगर हम इस इक्वेशन को फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 1 और 4 को करो सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट करो 4 में से, तो a1 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3a1, इन दोनों इक्वेशन से हाँ कर सकते हैं ना कि हम दोनों को अगर सब ऐड कर दें ना, ऐड इक्वेशन 5 एंड 4, अगर ऐड करें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, -2a1 और ये प्लस 2a3 इक्वल टू 0, क्योंकि -2a4 प्लस 2a4 ये तो 0 हो जाएगा, मतलब कि -2a1 इक्वल टू -2a3, दैट इंप्लाइज a1 इक्वल टू a3। ओके डन। तो पहला रिलेशन आ गया अपने पास कि a1 जो है और a3 दे आर इक्वल, a1 एंड a3 आर इक्वल। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं a1 इक्वल टू a3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये a1 -2a2 और प्लस a1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि 2a1 -2a2 इक्वल टू 0, सो a1 अगेन इक्वल टू a2, इसका मतलब a1 इक्वल टू a3 भी है, a1 इक्वल टू a2 भी है। ओके, अब a1 और a2 भी बराबर हो गए। अब फोर्थ बचा ना, तो फोर्थ इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि a2, अब a1 a2 a3 तीनों बराबर है ना, a1 इक्वल टू a2 है, a2 इक्वल टू a3 है, तो अब मैं a2 को a1 रख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 में मैंने क्या किया, a2 भी a1 रख दिया और a3 भी a1, ये क्या हो जाएगा -a1 प्लस a4 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज a1 इक्वल टू a4। तो इसका मतलब हो गया कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4, सारे ही बराबर है, चारों बराबर है। नाउ फ्रॉम द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दी हमने। क्या थी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि अपने पास जो साई है वो क्या है, a1 p1 प्लस a2 p2 a3 p3 a4 p4, हमें a1 a2 a3 a4 निकालने। अब सारे बराबर है तो हमने इसको सबको a1 स्क्वायर ले लिया, तो 4 a1 स्क्वायर हो गए, a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर, तो 4 a1 स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज a1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो a1 क्या हो गया, 1/2। अब इसका मतलब ये हो गया कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4
इक्वल टू 1/2। वैसे तो प्लस माइनस हाफ आना चाहिए ना, बट हम इसको प्लस टर्म ही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव या सारे नेगेटिव मीन सेम थिंग, इसलिए टेक इट प्लस। तो 1/2 आ गई सारी टर्म्स। तो यहां से वी गेट psi1। तो psi1 इक्वल टू 1/2 तो सबका कॉमन आ गया, तो 1/2 P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। तो ये आ गया अपने पास पहला टर्म। अब सेकंड है फॉर x इक्वल टू 0। अब यहां पे डीजेनरेट लेवल्स आएंगे, तो याद रखना मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जब डीजेनरेट लेवल्स होते हैं तो जैसे हमने अभी किया वैसे नहीं करते हैं, उसमें एक एज्यूम करना पड़ता है हमें। तो करस्पॉन्डिंग टू, ये किसके करस्पॉन्डिंग है? डीजेनरेट एचएमओस psi2 एंड psi3। उसके लिए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहला x0 पुट करो, तो x0 पुट किया तो a2 प्लस a4 0, तो a2 प्लस a4 0, फिर a1 प्लस a3 0, a2 प्लस a4 अगेन 0, a1 प्लस a3 0। मतलब ये इक्वेशन बनी अपने पास, a1 प्लस a4 इक्वल टू 0, a1 प्लस a3 इक्वल टू 0, a2 प्लस a4 इक्वल टू 0 और a1 प्लस a3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस आई। तो अब हम क्या करेंगे, एक कोएफिशिएंट किसी को 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को तो लेना है हमें। तो हम लिखते हैं अब इसको कि जैसे मैंने पीछे लिखा था, वी मे चूज एनी वैल्यू we may choose any value for one of the coefficients। एक कोएफिशिएंट के लिए कोई भी वैल्यू चूज कर लो एंड देन यूज कौन सी कंडीशन? ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो लास्ट टाइम कौन सा चूज किया था हमने? कोएफिशिएंट 0। तो कौन सा कोएफिशिएंट 0 चूज किया था? a1 a2 a3 a4। आई थिंक a2 0 पुट किया था, तो लेट a2 इज 0। तो यहां से अगर मैं a2 0 पुट करूं तो a2 जैसे ही 0 पुट करूंगा तो a4 भी 0 हो जाएगा। a2 0 पुट करने से a4 भी 0 हो गया। अब a4 0 हो गया और a1 इक्वल टू क्या है? माइनस a3। ये रिलेशंस है। तो अब हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से a2 और a4 क्या है? 0। तो a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, क्योंकि माइनस ये बाकी तो 0 हो गए, a2 और a4। तो यहां से ये तो a1 ही रहा और a3 कैन बी रिटन एज माइनस a1। तो माइनस a1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी a1 स्क्वायर, ये भी a1 स्क्वायर। तो 2a1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स a1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब a1 क्या आ गया? 1/√2। तो a1 अगर 1/√2 है तो a3 क्या हो जाएगा? माइनस 1/√2। तो ये रिलेशन आगे दो। तो psi2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं हम। तो psi2 इक्वल टू, बोलो, a1 कितना है? 1/√2 P1, a2 0 है,
A3 कितना है -1/√2 P3 और A4 भी 0, दैट मीन्स psi2 इक्वल टू 1/√2 P1 माइनस P3। तो ये आ गया अपने पास psi2, ठीक है, psi1 भी आ गया और psi2 भी आ गया। अब आगे शिफ्ट करते हैं, दैट इज psi3। अब जब हम psi3 की बात करेंगे और psi3 यू नो अगेन राइट इट एज A1 P1 A2 P2 प्लस A3 P3 प्लस A4 P4। अब ये जो है इट शुड सेटिस्फाई द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, मतलब कि psi2 के साथ psi1 के साथ psi4 के साथ सबके साथ ये क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल। तो psi2 के साथ ले लेते हैं psi2 psi3 d2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं psi2 क्या है 1/√2 P1 माइनस P3 और ये पूरा लिख दिया A1 P1 A2 P2 A3 P3 A4 P4 and that d tau that should be equal to 0। अब 1/√2 तो कॉमन है, तो 1/√2 कॉमन ही ले लेते हैं। अब देखो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे P1 का P1 के साथ तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगेगी 1 आ जाएगा, बट P1 का P2 के साथ P1 का P3 के साथ P1 का P4 के साथ क्या वैल्यू आएगा, बोलो 0। वेरी गुड। वैसे ही P3 का P1 के साथ P3 का P2 के साथ P3 का P4 के साथ 0, बचेगा कौन सा, सिर्फ P3 स्क्वायर d tau और इसके P1 के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज A1 और P3 के साथ जो कोएफिशिएंट है दैट इज P3। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। अब यहां से P1 स्क्वायर 1 P3 स्क्वायर भी 1, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दी तो क्या आएगा 1/√2 A1 माइनस A3 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज A1 माइनस A3 इक्वल टू 0 मीन्स A1 इक्वल टू A3। तो पहला कंडीशन आ गया कि A1 और A3 दैट इज इक्वल और यहां से हमने पहले लिखा था कि A1 प्लस A3 इक्वल टू 0। अब A1 और A3 जो है A1 और A3 इक्वल है ना, A1 इक्वल टू A3 है और एट द सेम टाइम A1 प्लस A3 जो है वो 0 है। तो ये कब पॉसिबल है, दोनों का सम 0 हो और दोनों बराबर हो, बोलो दोनों का सम भी 0 और दोनों 0, इसका मतलब A1 और A3 दोनों क्या है 0। देयर इज ओनली वन कंडीशन कि A1 A3 जो है बोथ आर इक्वल टू 0, ठीक है। और अगला कंडीशन कि A2 प्लस A4 0 है, दैट इंप्लाइज जो A2 है दैट इज माइनस A4, A2 इक्वल टू माइनस A4। तो यहां से फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दो, क्या था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर A4 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब A1 भी 0 है A3 भी 0 है और A2 जो है माइनस A4 है, तो ये A2 स्क्वायर प्लस ये जो है A4 दैट इज इक्वल टू माइनस A2, तो माइनस A2 स्क्वायर 1, मतलब दोनों सम हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर प्लस होगा, तो 2A2 स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स A2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 and A2 equal to 1/√2 and at the same time A4 is minus 1/√2। that means psi3 जो है वो आ गया 1/√2 P2 minus 1/√2 P4 means
1/√2 कॉमन, ये आ गया P2 माइनस P4। देखो पहली थी 1/2 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, दूसरा आया 1/√2 P1 माइनस P3, अब जो है 3 आया 1/√2 P2 माइनस P4। अब लास्ट फॉर, पहले x था स्टार्टिंग में -2, अब क्या है x +2, और +2 corresponds to psi4। अब psi4, अब सेम मेथड जैसा psi1 में लगाया था ना, वैसे ही मेथड अप्लाई करना है। आई एम नॉट राइटिंग होल थिंग नाउ, आप कर लेना। ये A1 आएगा 1/2, A2 आएगा -1/2, A3 आएगा 1/2 और A4 आएगा -1/2। याद भी रख सकते हैं क्योंकि A1 और A3 1/2 और A2 और A4 -1/2, तो we get psi4 that is equal to 1/2। कॉमन ले लो, P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4, ये अपने पास आ गए। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो? यस बेटा, अब आप psi1 psi3 psi4 सब आ गए आपके पास। मैं एक बार फिर लिख देता हूं इनको। psi1 है 1/2, क्या था P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। फिर psi2 आया था, दैट इज 1/√2 P1 माइनस P3, और psi3 था 1/√2 P2 माइनस P4, और psi4 जो है 1/2 P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4। ये चार आए ना, तो यहां से हम इसको बना सकते हैं, इसकी इक्वेशन कि वो फिजिकल इंटरप्रिटेशन साइक्लो प्रोपाइलिन में बताई थी आपको, और दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। तो चार बनाऊंगा मैं, ये अपने पास चार वेव फंक्शंस हैं, psi1 psi2 psi3 psi4। तो पहले psi1 के लिए, जिसके लिए जो E1 है क्या था, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसमें जो है देखो सारे पॉजिटिव है, ये सारे, और इन सब के जो कोएफिशिएंट्स हैं दैट इज 1/2 1/2 1/2 1/2, सबके कोएफिशिएंट 1/2। ठीक है, या इसको कलर कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि सारे पॉजिटिव लोब्स हैं, मतलब सारे जो है देयर इज नो नोड, इसमें कोई नोड नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट अगर बनाए हम, तो यहां पे सिर्फ P1 और P3 है। ये P1 तो ऐसा है, और P3 जो है उसको मैं दूसरे कलर से ब्लैक और इसको व्हाइट से बनाता हूं, प्लस एंड माइनस। तो इसका मतलब प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या आएगा, नोड, और ये वैल्यू कितनी है 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या है, कंट्रीब्यूशन -1/√2। दिस इज psi2 के लिए, और इसकी जो एनर्जी है दैट इज अल्फा, और इसमें जो है ये नोडल प्लेन या नोड आएगा एक। ठीक है, वैसे ही थर्ड के लिए लिखते हैं psi3। तो psi3 के लिए अगर लिखेंगे हम तो क्या है, P2 एंड P4, P2 की पॉजिटिव और जो P3 है वो नेगेटिव। ठीक है, अब इसका वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू -1/√2, और ये आ गया इसका वेव फंक्शन, सॉरी प्लेन,
नोडल प्लेन या नोड, इसमें भी एक नोड है, इसमें भी एक नोड, इसमें नो नोड। अब आ जाओ फोर्थ में जब आप बनाओगे तो P1 इज पॉजिटिव, लो P2 का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, P3 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और P4 का नेगेटिव। तो इस तरह से ये आ गया 1/2, ये -1/2, ये 1/2, ये अगेन -1/2। तो ये psi4 है। अब E3 भी अल्फा था और E4 जो है दैट इज अल्फा -2 बीटा। अब इसमें देखो ये प्लस से माइनस किया, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, नोड, और इधर भी नोड। इसका मतलब हुआ कि रिंग में जब जाते हैं तो psi1 shows no node, psi2 has how many nodes? It has node at C2 and C4. अब psi3 में भी नोड्स है, कहां पे, एट C2 and C4। psi3 सॉरी C1 and C3, 1 and 3, और जो psi4 that has nodes कहां पे, between each pair of adjacent carbon atoms। adjacent carbon atom पे देखो P1 P2 के बीच में नोड, P2 P3 के बीच में नोड, P3 P4 के बीच में नोड, है ना। तो there are nodes between each pair of adjacent carbon atoms, right? So this is all about cyclobutadiene system.